जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, एक सीरीज मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूं जिसमें जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर सिविल सर्विसेज लेवल में, चाहे वो यूनियन लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो, उसी के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। तो उससे काफी फायदा होता है, जो भी एग्जाम हमारे नजदीक आने वाले हैं वो हमें हेल्प मिलती है उससे, राइट। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं आपसे जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फेडरल कोर्ट एक स्थापित हुई थी, उस फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? आपने कमेंट सेक्शन में भी आंसर मिले हैं, पर कम मिले हैं। मैं चाहता हूँ बाकी लोग क्या हैं, मुझे पर्सनली मैंने देखा कि सब लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया है। देखिए ऐसा नहीं है, आप यूट्यूब के माध्यम से अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो आप यूट्यूब में ही कमेंट सेक्शन पे इसके आंसर दीजिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी सहायता मिले, राइट? क्योंकि मैं तो आंसर जानता ही हूँ, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं आंसर, राइट? तो इसका जो आंसर है वो है मॉरिस गायरनर, ठीक है? तो मॉरिस गायरनर जो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, दैट इज़ राइट आंसर। आइए आज की चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 9 मत देखिएगा, रैंडमली हमने क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है? तो ये 9 को आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें आपको करेक्ट बताना है, ठीक है? क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने यही चेक करना होता है कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है, राइट? और ये स्टेटमेंट पूछे गए हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से संबंधित, राइट? देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 1813 से क्या हुआ था, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कि ये बताया गया है कि जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट है, आप सभी जानते हैं 1804 में तो वो राजा बन गए थे फ्रांस के, ठीक है? 1804 में उन्होंने खुद ही अपना ताज पहना, ठीक है? कोई उनको धर्मगुरु नहीं चाहिए था, तो इस तरह का उनका एटीट्यूड था किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटेन की लड़ाई तो हम जानते ही हैं, तो कहीं न कहीं अब ब्रिटेन की जो अन्य कंपनी है, उनको यूरोप में बिज़नेस करने में खतरा है क्योंकि माहौल ऐसा है। तो जो अन्य कंपनी है, उनके पास एक ही मार्केट है, वो है ओरिएंट मार्केट। ओरिएंट मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, जिसमें इंडिया भी एक भाग है। तो इसीलिए एक सरकार पे प्रेशर किया जाता है अन्य कंपनी के द्वारा, इसीलिए 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके माध्यम से हमें क्या दिखता है? हमें ये दिखता है कि जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। चेंजेस क्या हैं? कि अगर टी ट्रेड को हम हटा दें, चाय के व्यापार को हटा दें, तो अन्य व्यापार में ब्रिटेन से अन्य कंपनी भी आ सकती है। परंतु चाइना में अभी भी एकल अधिकार, मोनोपोली किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहले एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा एलिमिनेट हो गया बी। आगे देखते हैं, इट एसर्टेड, एसर्टेड मतलब होता है जोर देना, द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। बिल्कुल, हमें आगे दिख रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो कहीं न कहीं चार्टर एक्ट 1813 से हमें ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं वो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बैटल ऑफ बक्सर की बात करूँ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, और इसी के 1 वर्ष बाद दीवानी राइट मिल गया था। दीवानी राइट मिल गया था कब? 1765 में, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट मतलब एक तरह का पॉलिटिकल राइट मिल चुका है। अब हम बात कर रहे हैं 1813 की, देखिए। तो ये 35 प्लस 13 आज करीबन 48 ईयर्स हो गए। हाउ मेनी? 48 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये 48 सालों में कहीं न कहीं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक माहौल, अपना दबदबा बना लिया है भारत में, और कहीं न कहीं अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो इस दबदबे को, इस मोनोपोली को छोड़ना नहीं चाहती है। इसीलिए हमें दिख रहा है 1813 से हमें दिखेगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो कहीं न कहीं सोवरेनिटी, संप्रभुता हासिल करने की कोशिश कर रही है भारत में, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, राइट? तो 1 एंड 2 फॉलोज़। तो क्या तो ए हो सकता है, सी तो नहीं होगा, या डी हो सकता है, राइट? इन दोनों में से एक है, लेट्स सी। ऐसे ही आपने सॉल्व करना है एलिमिनेट कर करके। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि जो रेवेन्यू है उसको कंट्रोल करना शुरू किया था। देखिए इसको शुरुआत तो इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ही कर दी थी, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से आप सभी जानते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी था, और कहीं ना कहीं डिवीजन भी कर दिया था कि जो कमर्शियल मैटर होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। आई रिपीट, कमर्शियल मैटर कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और अन्य जो मैटर हैं वो कौन देखेगा?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि कहीं न कहीं पिट्स इंडेक्स 1784 से ही हमें दिख रहा है कि इंडिया के रेवेन्यू में छेड़छाड़ की जा रही है। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1857 की क्रांति के बाद एक एक्ट पास किया गया था 1858, जिसमें कहीं न कहीं पूरी ज़िम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने माफ़ कीजिएगा, अपने आप पे उठा ली थी, राइट? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट जो माफ़ कीजिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अब वो 1858 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद उठा ली है, ठीक है? तो यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक हमें दिखता है। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि जो थर्ड वाला है दैट इज़ रॉन्ग, कि 1813 में इससी कोई बात नहीं हुई थी, राइट? तो थर्ड वन इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ए फॉर एप्पल। तो हमें इवेंचुअली क्या समझ में आया, ए इज़ द राइट आंसर, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम ऐसा देख लेते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 3 आए थे। एक आया था 1861 में, एक आया था 1892 में और एक आया था 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को बोला जाता है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है इसको, राइट? तो यहाँ पर जो पहला वाला इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861, उस पे चर्चा करनी है हमने, राइट? और उसमें क्या चर्चा करनी है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखेगा ट्रू, हमें ट्रू बताना है। लेट्स सी। पूछा गया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकेम 7। देखिए, ये 7 नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये लेके आया था पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या लेके आया था? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पर डिवीजन कर दिया जाता है, जिसे आज आप एक कैबिनेट लेवल की बात कहते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण जी, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी, तो ऐसे डिवीजन होता है। तो ऐसी ही शुरुआत 1861 से हुई थी। पोर्टफोलियो जोड़े गए थे और पोर्टफोलियो जोड़े गए थे 5। आई रिपीट, कितने? 5। तो 5 में हम देखेंगे, एक होम आया था, लॉ, मिलिट्री, रेवेन्यू और फाइनेंस। ये 5 पोर्टफोलियो जोड़े गए थे, 5 याद रखिएगा। और इसमें ये भी याद रखिएगा, ये जो 5 जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर एक नया मेंबर, क्योंकि अगर आपको याद हो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से आया था, जिसमें 4 मेंबर्स जोड़े गए थे। तो यहाँ पर आप 5 देख रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर अब 5 मेंबर आ गए हैं। तो टोटल कितने हैं? 5 मेंबर्स। तो यहाँ पर 7 के बदले क्या होना चाहिए था? 5। तो उस आधार पे हमारा स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। पहला वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो पहले वाले को रॉन्ग कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, फॉर लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर कुड बी मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। देखिए, इसमें जो आंसर है वो है जो इसमें बात की गई है कि जो लेजिस्लेटिव वर्क के लिए, क्योंकि लेजिस्लेटिव आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कब से जोड़ी गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ी गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। तब इसमें माफ कीजिएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ी गई थी, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया है। क्या क्या कहा गया? मिनी पार्लियामेंट। क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो वर्किंग प्रोसीजर था वो सेम लाइक पार्लियामेंट था जो यूके में काम कर रहा था। तो इसीलिए मिनी पार्लियामेंट कहा गया था। आई रिपीट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से मिनी पार्लियामेंट जोड़ा गया, यानी कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ा गया। तब इसमें संख्या थी मैक्सिमम 6। कितनी थी? 6 मेंबर्स थे इनिशियली। फिर आगे चल के इसके जो मेंबर्स हैं 1861 में 6 से 12 कर दिए गए थे। बिल्कुल ये आंसर सही है। दिस वन इज राइट, ठीक है। आगे देखते हैं, नो डिफरेंशिएट वाज मेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर सब्जेक्ट। यानी कि अभी तक हमने देखा ये सेकंड वाला हमारा सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है, नो डिफरेंशिएट वाज मेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि सेंटर और स्टेट सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने 3 तरह की लिस्ट हमें दी थी। एक दी थी सेंट्रल लिस्ट, एक दी थी प्रोविंशियल लिस्ट और एक दी थी कॉन्करेंट लिस्ट। और आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बस हमने प्रोविंशियल का जो नाम है उसे बदल के स्टेट कर दिया है, बाकी सेम है। ऊपर सेंटर, नीचे कॉन्करेंट। तो आज ये हमारे स्केड्यूल 7 में हमें दिखता है, अनुसूची 7 में है। कहाँ दिखता है? स्केड्यूल 7 में। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था। तो जो आपका थर्ड वाला है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, क्योंकि नो बोल रखा है यहाँ पर। तो मेरा 2 और 3 सही है, तो आंसर इज बी। ये बात आपने याद रखनी है। ये 7 के बदले कितना होना चाहिए था? 5।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो लेट्स सी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब हुआ था? ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। तो यानी कि ए का सेकंड आएगा, ए का सेकंड आएगा, तो ए का सेकंड एलिमिनेशन कर लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था, तो बी का वन, तो बी का वन देख लीजिए, बी का वन, तो ये आपका आंसर मिल गया। तो हमें वैसे ही बिना देखे हमें आंसर पता चल गया, राइट आंसर है बी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब है? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था 1774 में, जो चीफ जस्टिस बने इसके एलिजा इम्फे। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर, ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से, ठीक है। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एडुकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंग्लिश एडुकेशन ऑफ इंडिया, और इसमें करेक्ट ढूंढना हमने। तो सबसे पहले देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बिल्कुल सही है, यहीं से ये बात उठी थी, यहीं से ये बात उठी थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, कि क्या होना चाहिए, भारत में अब इंग्लिश एडुकेशन होनी चाहिए, राइट। हालांकि आगे चल के विवाद हो गया था, किसी ने कहा कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में फैलनी चाहिए, और किसी ने कहा वो इंग्लिश लैंग्वेज में फैलनी चाहिए। जिन्होंने कहा था इंग्लिश लैंग्वेज में फैलनी चाहिए वो थे एंग्लिसिस्ट, और जिन्होंने कहा था लोकल लैंग्वेज में फैलनी चाहिए वो थे ओरिएंटालिस्ट, ठीक है। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल ये गठित की गई थी, ठीक है, 1823 में, क्योंकि एक विवाद हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे अगर मैं बात करूं ओरिएंटालिस्ट की, ओरिएंटालिस्ट की, ये देखो लिखा भी है आपके ओरिएंटालिस्ट। तो जो ओरिएंटालिस्ट थे, उनके जो एक्सपोनेंट थे, जो फैला जो 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 चाहते थे कि नेटिव लैंग्वेज में ये कम्युनिकेशन दिया जाए, तो उसमें सबसे पहला नाम हमें दिखता है एच टी प्रिसेप का, प्रिसेप, और दूसरा नाम हमें दिखता है एच एच विल्सन का। डॉक्टर थे ये, डॉक्टर एच एच विल्सन, ठीक है। और वैसे ही एंग्लिसिस्ट की बात करूं, एंग्लिसिस्ट यानी कि ये अंग्रेजी माध्यम से फैलाया जाए, तो इसके जो एक्सपोनेंट थे वो कौन थे? वो थे आपके ये थे आपके ट्रेवलन, ट्रेवलन थे, ठीक है, ट्रेवलन। इनका पूरा नाम था चार्ल्स ट्रेवलन, चार्ल्स ट्रेवलन, चार्ल्स ट्रेवलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, जो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? ये भी सही है, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी, अभी मैंने बताया, ओरिएंटालिस्ट जो कि एस टी प्रिसेप और एच एच विल्सन है, और एंग्लिसिस्ट जो है हमारे चार्ल्स ट्रिवलन। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं, कंट्रोवर्सी हो गई है अलग अलग भाषा को लेकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा, क्योंकि हमें करेक्ट बताना है, तो तीनों करेक्ट हैं, तो राइट आंसर है डी, डी फॉर टॉक, ठीक है, डी फॉर टॉक इज द राइट आंसर। एक सेकंड, डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको, इंडियन काउंसिल एक्ट 3 आए थे, 1861, 1892, 1909, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है इसमें, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 20th जून 1892। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था 20th जून 1892 को, इसमें रॉयल एसेंट मिला था इसको, रॉयल एसेंट। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 3 फरवरी 1893 को, 3 फरवरी 1893 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, इम्प्लीमेंटेड अगर ये डेट 3 फरवरी 1893 दी होती तो हम इसको ओके करते, पर 20 जून को तो इसको रॉयल एसेंट मिला था, राइट। और 20 जून तो देखिए आपको काफी हिस्ट्री में काफी डेटा दिखेगा, क्योंकि 20 जून ही था जिस दिन ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, राइट। तो इस तरह से 20 जून इंपॉर्टेंट भी है। आउट ऑफ टोटल 24 मेंबर्स, 5 वर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। आउट ऑफ 24 मेंबर्स, 5 वर गवर्नमेंट मेंबर। देखिए इसमें पूछा गया है, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनको बढ़ाया जा रहा था, तो आगे चल के हमें दिख रहा था एक मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 कर दिए गए थे, ठीक है। और आगे और कैरी करेंगे फॉरवर्ड, तो वो आपको 16 से 60 पहुंचा दिए गए थे। मैं किन मेंबर्स की बात कर रहा हूँ? जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़े जा रहे थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी? 1853। तो यहाँ पर जो आउट ऑफ 24 बताया जा रहा है, ये तो कहीं पर भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला वाला भी गलत। आगे देखते हैं थर्ड वाला, मेंबर्स वेयर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखिए आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि, देखिए 1892 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट सेकंड वाला, यानी कि 1892 वाला था, उसमें पहली बार हमें दिख रहा है जो नॉन ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो इंडियंस हैं या जो यूरोपियंस हैं पर जो ब्रिटिशर्स नहीं है,
देखिए, मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जैसे नॉन ऑफिशियल का क्या मतलब होता था? बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं, नॉन ऑफिशियल मतलब वो इंडियंस कहते हैं। नहीं, इंडियंस के साथ-साथ अलावा जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस कौन से? जो ब्रिटिश नहीं है। जैसे हमारे भारत में फ्रांस वाले भी रहते थे, पोर्चुगीज़ वाले भी रहते थे, डच वाले भी रहते थे, डेनिश वाले भी रहते थे, चाइनीज़ भी रहते थे, अलग-अलग लोग, ठीक है? तो इन सबको जिसमें जोड़ा जाता था, उसको नॉन ऑफिशियल्स कहते थे और ऑब्वियसली यहाँ पर मेजॉरिटी हमें इंडियंस की ज़्यादा दिखती थी, इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट इसको इंडियन समझते हैं। इंडियंस के अलावा इसमें यूरोपियंस भी थे, पर कौन से यूरोपियंस? जो ब्रिटिशर्स नहीं है। ब्रिटिशर्स तो ऑफिशियल कहते थे अपने आप को, राइट? तो मेंबर्स वर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या था, पहली बार 1892 वाले में जो नॉन ऑफिशियल्स थे, उनको बजट में शामिल किया गया, फर्स्ट टाइम। बजट के डिस्कशन में उनको शामिल किया गया, ठीक है? फर्स्ट टाइम। पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकते थे। आई रिपीट, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की उनको आज़ादी मिली थी थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट से, थर्ड वाला, और वो कब आया था? 1909 पे। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, राइट? ये भी गलत हो गया। तो ऑल 3 आर रॉन्ग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू? कुछ भी ट्रू नहीं है, नन ऑफ द, ये क्वेश्चन ही गलत है, राइट? इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए वो नन ऑफ द अबव होना चाहिए, नन ऑफ द अबव, ठीक है? देखिए, आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए, कभी-कभी क्वेश्चन आपके सामने आता है और हो सकता है वो क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ हो, राइट? आयोग भी गलती कर सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आरटीआई हमें मिला हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आपने देखा, हमने ये पूरा पढ़ लिया है, राइट? इसमें भी हमने डिस्कशन कर लिया है, इसमें भी डिस्कशन, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये प्रयास मेरा पसंद आया होगा आपको, अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए, राइट? तो आज का एक क्वेश्चन ले लीजिए और कोशिश करिए इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मेरा आज का जो प्रश्न है वो आपसे ये है कि कौन से एक्ट से जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर छीनी गई थी, वो इस एक्ट से वापस दे दी गई। ये कौन-सा एक्ट है, राइट? तो यहीं से मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। जय हिंद गाइस।